हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत जैन। आई वेलकम यू टू साइकी सिंप्लीफाइड। लास्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज के अंदर, दैट वाज मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि कैसे हर एक इंडिविजुअल ना वेरी करता है। जैसे कि अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें इंटेलिजेंस की, तो एवरी टू इंडिविजुअल डू नॉट हैव सेम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, every two individual do not have same amount of personality, same amount of features। तो किसी भी इंडिविजुअल में सेम फीचर्स सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। हम सब लोग अलग अलग होते हैं, डाइवर्सिटी होती है और डाइवर्सिटी से ही निकल के आता है ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट हमने जो देखा था कि दैट आर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जब हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज की बात करते हैं तो उनको हम दो तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा होता है साइकोमेट्रिक अप्रोच और दूसरा हमारा होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। जो हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच होता है वो बात करता है इंटेलिजेंस एज एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। इसके अंदर हमारे पास टोटल ये मॉडल्स आते हैं। जो साइकोमेट्रिक अप्रोच होगा वो ये कहने की कोशिश करता है कि इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या होता है ना। इंटेलिजेंस कंटेन्स ऑफ हाउ मेनी काइंड ऑफ एबिलिटीज, जी फैक्टर, एस फैक्टर, वन फैक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, काफी सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो अप्रोच होता है ये करता है फैक्टर एनालिसिस, और फैक्टर एनालिसिस के बेसिस पर ये सारी थ्योरीज को निकाल के लेके आता है। ये फैक्टर एनालिसिस क्या होता है ये हमने रिसर्च मेथड वाले चैप्टर में किया था। आप वहां पर जाकर वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा जो अप्रोच होता है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें हमारे पास टोटल 3 नाम निकल के आते हैं। एक हो गया गार्डनर, बहुत फेमस थ्योरी है इनकी। दूसरा नाम होता है स्टर्नबर्ग और थर्ड नाम होता है जेपी दास मॉडल। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होता है वो कहता है कि हमारे माइंड के अंदर इंटेलिजेंस एक कॉग्निटिव प्रोसेस की तरह काम करती है। प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने इनपुट दिया, उसके बाद स्टोर होगा, फिर आप उस चीज को रिट्रीव कर सकते हो। तो किस तरीके से हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एक प्रोसेस की तरह काम करती है, इस पे हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच काम करता है। इट फोकसेस अपॉन हाउ पीपल थिंक, रीजन एंड सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसी के बेसिस पर हम अलग अलग थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जो पहली थ्योरी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज अ थ्योरी ऑफ गार्डनर। ठीक है, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है जो हमें गार्डनर बताते हैं। गार्डनर क्या कहते हैं कि एक तरीके की इंटेलिजेंस नहीं होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स के अंदर वीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छा इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है कि वो मैथ्स के अंदर वीक हो लेकिन उसके अंदर लॉजिकल या फिर उसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो, लैंग्वेज को समझने की ताकत, कम्युनिकेशन करने की ताकत ये बहुत अच्छी हो। या फिर हो सकता है उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो, या फिर हो सकता है उसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो, अपने आप को समझने की ताकत, नेचुरलिस्टिक नेचर को समझने की ताकत बहुत अच्छी हो। तो हर एक इंसान के अंदर ना मल्टीपल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं, ऐसा हमें गार्डनर बताते हैं। तो अगर आपका आईक्यू टेस्ट के अंदर स्कोर अच्छा निकल के नहीं आता है तो दैट इज नॉट ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ योर इंटेलिजेंस स्किल्स। अगर आपका आईक्यू टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आता है तो मतलब एकेडमिक यानी कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप वीक हो, लेकिन आपके अंदर म्यूजिकल एबिलिटीज, स्पेटियल एबिलिटीज या लॉजिकल एबिलिटीज, इंट्रापर्सनल एबिलिटीज हो सकता है ये आपके अंदर बहुत बड़ी तरीके से काम करती हो। तो इस वजह से मल्टीपल तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं। अब ऐसा गार्डनर ने क्या बताया, गार्डनर ने बहुत डिटेल्ड स्टडीज की थी। अब हुआ क्या था, जब साइकोलॉजी अपने आप को इमर्ज कर रही थी, जैसे ही गार्डनर निकल के आते हैं, शुरुआत में लोग क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है, सिर्फ फैक्टर्स होते हैं, जी फैक्टर, एस फैक्टर, ओके। या फिर शुरुआत में लोग जो होते हैं वो रिलाई करते हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू ओनली। धीरे धीरे करके साइकोलॉजी अपने आप को ग्रो करती है। जब साइकोलॉजी ग्रो करती है तो न्यूरो साइकोलॉजी भी ग्रो करती है। अब गार्डनर ने देखा कि हमारे ब्रेन के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को संभालते हैं। एक पार्ट हमारा संभालता है प्रोसेसिंग को, एक पार्ट हमारा संभालता है डिसीजन मेकिंग को, एक पार्ट हमारा संभालता है अलग तरीके की इंटेलिजेंस को। तो इस तरीके की अलग अलग पार्ट, अगर ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके की प्रोसेसिंग को संभाल रहे हैं तो हमारे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेन के अंदर अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस भी एग्जिस्ट करती है। इस तरीके की बातें इन्होंने कही। इसके अलावा इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की भी हेल्प ली। अब जो एंथ्रोपोलॉजी होती है वो क्या करती है, वो अलग अलग कल्चर में ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ती है। अब इन्होंने देखा कि भाई जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका आईक्यू कितना अच्छा होता है। इंडिया के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग रिलीजियस कितने हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने देखा कि कल्चर टू कल्चर भी जो कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है ये वेरी करता है। तो इसकी वजह से हम सिर्फ आईक्यू के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब गार्डनर अपनी थ्योरी को देते हैं तो एक बहुत फेमस सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज सेवेंथ सिंड्रोम।
इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेवेंट सिंड्रोम। अब ये सेवेंट सिंड्रोम क्या होता है? अब देखिए होता क्या है, सेवेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके पास नॉलेज होती है। ठीक है, तो गार्डनर ने क्या देखा, गार्डनर उनके जो एसोसिएट थे उन्होंने क्या देखा कि भाई कुछ बच्चे जिनके अंदर एकेडमिक इंटेलिजेंस बहुत कम है, जिनका आईक्यू बहुत कम है, लेकिन वो किसी और फील्ड में आउट परफॉर्म कर जाते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू बहुत कम होता है, मैथमेटिकल एबिलिटीज बहुत कम होती हैं, बट दे आउट परफॉर्म इन एनी अदर काइंड ऑफ डिफरेंट फील्ड। बस उसको एक्सप्लोर करने की बात होती है। किसी की पेंटिंग अच्छी होगी, कोई डांस अच्छा करेगा, कोई गाना अच्छा गाएगा। तो ये इन्होंने देखा कि ये होता है सेवेंट सिंड्रोम। सेवेंट सिंड्रोम एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका नाम होता है जॉन डाउन, उन्होंने बताया था। जॉन डाउन वही है जिन्होंने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। तो इस तरह की रिसर्च करने के बाद गार्डनर हमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी देते हैं, कहते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक हो गया, लॉजिकल हो गया, स्पेटियल हो गया, म्यूजिकल हो गया, बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया, नेचुरल हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया। ठीक है, ये जेनसन का अलग मॉडल होता है, यहाँ पर कंबाइन हो गया तो उसको आपको हटाना है। तो ये क्या हो गया, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट इसी लाइन में ही आप देखेंगे एक थ्योरी और निकल के आती है, विच इज गिवन बाय स्टर्नबर्ग। अब स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं, ये देखिए, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच देते हैं। स्टर्नबर्ग क्या है, स्टर्नबर्ग के साथ क्या परेशानी है कि इनके इनके खुद की कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस काफी काफी खराब रहते हैं। बचपन से हमेशा आईक्यू टेस्ट के बारे में सुनते हैं ये, और आईक्यू टेस्ट में इनका परफॉर्मेंस हमेशा ही वीक निकल के आता था। तो उन्होंने ठान लिया था कि भाई कुछ और बताना है, आईक्यू टेस्ट पे से रिलाई नहीं करना है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपना ट्राइआर्किक मॉडल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नाम अवॉइड कीजिएगा, यहाँ पर स्टर्नबर्ग नाम लिख लीजिएगा आप। ये होती है ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट, शेप एंड सिलेक्ट एनवायरमेंट। आपकी एबिलिटी कि आप अडॉप्ट कर पाओ अपने आप को, शेप कर सको और एनवायरमेंट को सिलेक्ट कर सको, ये होता है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एनवायरमेंट को शेप भी करेगा, आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, एडप्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में हैं, स्कूल से आप गए कॉलेज में, फिर आप गए तैयारी करने के लिए, तैयारी की आपने, प्रिपरेशन की, तो हर जगह आप अपने आप को एडप्ट कर रहे हो। तो ये क्या है, ये आपका इंटेलिजेंस होता है। इसके बेसिस पर इन्होंने तीन हमें बताए मॉडल। एक होता है कंपोनेंशियल, यू कैन सी ओवर हियर, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल, और एक होता है आपका कंटेक्चुअल। जो कंपोनेंशियल होता है वो होता है आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है आपके अंदर। जो एक्सपेरिमेंशियल होता है दैट इज क्रिएटिविटी, कि कितना क्रिएटिव है आपका माइंड। ओके, और लास्ट जो कंटेक्चुअल होता है, इट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप अपनी एबिलिटीज को कैसे यूज कर सकते हो। इसके बेसिस पर इन्होंने तीन हमें मॉडल बताए। देखिए कंटेक्चुअल, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, कंपोनेंशियल और एक्सपीरियंशियल। ठीक है, कंटेक्चुअल यानी कि स्पेसिफाई द बिहेवियर कंसीडरिंग इंटेलिजेंट इन अ पर्टिकुलर कल्चर। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या किस चीज को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट, तो ये कंटेक्चुअल हो गया। अमेरिका में कुछ और होगा, यूएस में कुछ और होगा, यूके में कुछ और होगा। कंपोनेंट यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अंडरलाइन एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर्स को देखेंगे अभी। और एक्सपीरियंशियल यानी कि रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी। तो ये हर एक कल्चर के हिसाब से अलग अलग हो गया, उस कल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से बातें हो जाएंगी। ये आपका क्रिएटिविटी वाला हो गया। कंपोनेंशियल के अंदर फिर से तीन पैरामीटर्स आते हैं। एक होता है आपका मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। यानी कि मेटा कंपोनेंट यानी कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है। थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, आपका माइंड किस तरीके से बेस्ट काम करता है इसके बारे में सोचना। आपकी मेमोरी किस तरीके से बेस्ट काम करती है, आपको कब कोई भी चीज बेस्ट याद रहती है, दिस इज मेटा कंपोनेंट। कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवेल्युएट योर ओन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। तो सेकंड में परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी कि आप कितना एग्जीक्यूट कर सकते हो अलग अलग स्ट्रेटजीज को ऑन द बेसिस ऑफ योर मेटा कंपोनेंट। एंड देन नॉलेज को कितनी आसान तरीके से आप इनकोड कर पाओगे और उनको कंपेयर कर सकते हो विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू ऑलरेडी हैव एक्वायर्ड। तो ये तीन मॉडल हमें ट्रायर्किक थ्योरी बताती है, इट इज गिवन बाय स्टर्नबर्ग। और ये भी क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होता है कि आप प्रोसेसिंग कर रहे हो इंफॉर्मेशन की और तब आप हमें कुछ बताते हो। ये दो मॉडल होते हैं। थर्ड मॉडल जो निकल के आता है दैट इज पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इट इज प्लानिंग, अटेंशन एंड प्रोसेसिंग। ये होती है आपकी इंटेलिजेंस। तीन नाम निकल के आएंगे यहाँ पर, जेपी दास, नागलिरी और किर्बी। जेपी दास इंडियन स्कॉलर है, उड़ीसा से है ये। और ये जो पास मॉडल होता है ये फेमस, ये इंस्पायर होता है एक बहुत फेमस रशियन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका नाम होता है अलेक्जेंडर लुरिया।
अब जो अलेक्जेंडर लुरिया है ना, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि किस तरीके से हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से जैसे फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं, और उसी के बेसिस पर जेपी दास और उनके एसोसिएट हमें बताते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग तरीके की प्रोसेसिंग होती है। ये प्रोसेसिंग के बेसिस पर आप बता पाओगे कौन इंसान कितना इंटेलिजेंट है, इंसान के अंदर अटेंशन और अराउजल कितना है, कितनी आसान तरीके से वो साइमल्टेनियस या सक्सेसिव प्रोसेसिंग कर सकता है और प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर लुरिया के बेसिस पर ये बनता है हमारा पास मॉडल, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ठीक है, अब जैसे हम अटेंशन की बात करें तो अटेंशन यानी कि आप कितना फोकस कर पाते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ रिलेवेंट स्टिमुलाई। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर आएगी, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बट विच इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट यू हैव टू डिसाइड, दैट इज योर अटेंशन स्पान। ठीक है, और उस अटेंशन से आपके अंदर अराउजल कितना अच्छा निकल के आता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अटेंशन या फिर अराउजल। ठीक है, आप देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफेक्टिव लर्निंग आपकी तभी हो पाएगी, दिस इज ऑप्टिमल अराउजल। ठीक है, ये आपका होता है ऑप्टिमल अराउजल। सेकंड आप इसमें देखिए आपका होता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, यानी कि साथ साथ बहुत सारे पैटर्न आपके पास में है, तो आप उनके बीच का रिलेशनशिप कितनी आसान तरीके से समझा सकते हो, दैट इज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। द नेक्स्ट वन इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग, यानी कि सिक्वेंशियल लर्निंग करना। जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया तो आप कितने सीक्वेंस से उन सब चीजों को बता पा रहे हो। मैंने आपको पूछा फोन नंबर बताओ तो आप कैसे बता पा रहे हो, अल्फाबेट बताओ तो आप उनको कैसे बता पा रहे हो, और लास्ट आपका होता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग करना, गोल सेटिंग करना, एग्जीक्यूट करना, एवेल्यूएट करना। तो दीज आर द प्रोसेसेस जो आपको मिलेंगे पास मॉडल के अंदर। ये आपको होता है पास मॉडल, और इसके लिए इन तीनों ने कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम भी तैयार किया था, यानी कि जैसे आईक्यू टेस्ट होता है वैसे ही हमारा एक कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम भी होता है जो इन तीनों ने मिलकर तैयार किया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज पास मॉडल। नेक्स्ट देखिए थ्योरीज देखने के बाद, देखिए सारी थ्योरीज के अंदर नहीं है, और भी थ्योरीज होती है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर आपको 2 या 3 थ्योरीज देखने को मिलेगी। अब देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के अंदर। हमने बात की इंटेलिजेंस के अंदर प्लानिंग है, अटेंशन है, प्रोसेसिंग है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल में आपको अलग अलग डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। ओके, अब जैसे क्या क्या डिफरेंसेस हैं अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है बाय बिकॉज ऑफ नेचर एंड नर्चर डिफरेंसेस। इंटेलिजेंस में आप देखिए इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि नेचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्चर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेचर यानी कि आपके जीन्स, आपकी हेरिडिटी, तो आप अपने मदर फादर से भी लेते हो इंटेलिजेंस, लेकिन इसके अलावा नर्चर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए आपको आपका एजुकेशन, आपको न्यूट्रिशन, आपको ये सब नहीं मिला, आपको इनरिचमेंट नहीं मिला, तो डेफिनेटली आपका इंटेलिजेंस सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए नेचर और नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक कोई भी बच्चा है राम, अब उसके मदर फादर दोनों इंटेलिजेंट है, उसको जीन से इंटेलिजेंस मिली हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए उसका एनवायरनमेंट फिर बाद में जाके बिगड़ जाता है, स्कूल में जाके बुलिंग हो जाती है, एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिल पाती, तो ये जो राम का इंटेलिजेंस जो उसको अपने माँ बाप से मिला था ये अपने आप ही कम हो जाएगा। वही मान लीजिए एक कोई बच्चा है श्याम, अब इसके मदर फादर इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार नहीं है, तो इसको इंटेलिजेंस अपने माँ बाप से ऑक्यूपाई नहीं हुआ, मिला नहीं है, लेकिन इसको एनवायरनमेंट, एजुकेशन ये सब बहुत अच्छा मिल गया, तो डेफिनेटली इसको जो इंटेलिजेंस मिला था उससे ज्यादा बढ़ के ये इंटेलिजेंस लोगों में जाके बताएगा। ठीक है, तो ऐसे करके नेचर वर्सेस नर्चर अप्रोच होता है जो समझाने की कोशिश करता है कि इंटेलिजेंस कैसे कैसे वेरी करता है, जिसके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपका नेचर भी और आपका नर्चर भी दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा इंटेलिजेंस बताने के लिए। अब नेचर को बताने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ स्टडीज होती हैं, मेजरली मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके की स्टडीज होती हैं, एक होती है ट्विन स्टडीज, एक होती है अडॉप्शन स्टडीज, और एक और कभी कभी फ्रेटर्नल ट्विंस, वो ट्विंस के अंदर ही आ जाता है। तो ट्विंस स्टडीज और अडॉप्शन स्टडीज के बेसिस पर बताया जाता है कि नेचर इंपॉर्टेंट है, नर्चर इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे हैं, अगर 2 जुड़वा बच्चों का इंटेलिजेंस उनके माँ बाप के से ही आइडेंटिकल होगा तो हम कहेंगे नेचर है। अगर मान लीजिए नहीं होगा आइडेंटिकल, एनवायरनमेंट की वजह से आएगा, तो हम कहेंगे नर्चर है। तो इस तरीके से कोरिलेशन निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 0.72 कोरिलेशन, तो यानी कि अच्छा कोरिलेशन है, 0.60 यानी कि अच्छा है, 0.50 यानी कि 50-50% चांसेस है, 0.25 यानी कि कम है कोरिलेशन। ठीक है, तो ये इनके बेसिस पर बताया जाता है कि नेचर है या फिर नर्चर है। अब ऐसे ही इन्हीं तरीके के इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। जो सबसे पहला टेस्ट हमें बना के देते हैं वो होते हैं बिनेट।
अब बेनेट क्या है? बेनेट फ्रांस से है। फ्रांस की सरकार को एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आने थे, लेकिन फ्रांस की सरकार देखती है कि बच्चा ना स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाता है, 3 या 4 साल पढ़ेगा और फिर ड्रॉप आउट कर जाएगा। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने बेनेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई क्यों बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, सिलेबस टफ है या पढ़ नहीं पाते, क्या रीजन है। तो बेनेट ने क्या किया, ये चेक करने के लिए सिमन के साथ में एक आईक्यू टेस्ट बनाया और बोला कि हर एक बच्चे के अंदर क्या होता है, एक मेंटल एज होती है और हर एक बच्चे की क्रॉनिकल एज होती है। क्रॉनिकल एज यानी कि जो एज उसकी होगी, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का बच्चा होगा। और मेंटल एज यानी कि मान लीजिए अगर 10 साल का बच्चा, जो उसकी एक्चुअल एज है, 10 साल का बच्चा 12 साल की प्रॉब्लम्स या 12 साल के बच्चों को जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको सॉल्व कर पाता है, तो यानी कि ये क्या है, इसका आईक्यू बेटर है, क्योंकि 10 साल का है लेकिन 12 साल वाले बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। ऐसे ही मान लीजिए 10 साल का बच्चा है लेकिन 12 साल वाली नहीं कर पा रहा, 10 साल वाले भी नहीं कर पा रहा, 8 साल वाली कर पा रहा है, तो उसका मतलब इसका आईक्यू क्या है, इसका आईक्यू कम है। तो उसकी बेसिस पर इसके लिए अलग से डिजाइन बनेगा, अलग से टेस्ट बनेंगे। तो ऐसे कर करके इन्होंने हमारा आईक्यू टेस्ट के बारे में बताया। एक हो गया मेंटल एज, एक आपका हो गया क्रॉनिकल एज। मेंटल एज यानी कि वो उसका मेजर कि उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल कितना है, एबिलिटीज कितनी है। क्रॉनिकल एज यानी कि उसकी बायोलॉजिकल एज कितनी होती है। अब इसी टेस्ट को फिर अमेरिका में लेके जाते हैं विलियम स्टर्न, ठीक है, और ये बोलते हैं आईक्यू टेस्ट। ये एक आईक्यू टेस्ट बनाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। तो मान लीजिए एक किसी बच्चे की क्रॉनिकल एज है 10 साल और वो 12 साल के बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, इंटू 100 करेंगे अपन, तो इसका आईक्यू कितना आ गया आपका 120। ऐसे ही मान लीजिए एक बच्चे की उम्र है 10 साल लेकिन वो 8 साल की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, इंटू 100 करेंगे तो आईक्यू कितना आ गया 80। अब एवरेज आईक्यू कितना होता है आपका 90 से लेके 109। इससे कम होगा तो एवरेज बॉर्डर लाइन, या फिर बिलो 70 होगा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, ऊपर जाएगा तो 130 पे आपका सुपीरियर निकल के आ जाएगा। इस बेसिस पर हम आईक्यू के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आई होगी आपकी बात। इसी बेसिस पर वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग क्या होंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, और कुछ लोग गिफ्टेड, जिनका आईक्यू 70 से कम देखने को मिलेगा। इनका मतलब क्या हुआ, दे हैव सम प्रॉब्लम इन देयर बिहेवियर। इसमें भी माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट, प्रोफाउंड आपको देखने को मिलेगा। आईक्यू अबव 130 यानी कि एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी है इनके पास में, गिफ्टेड बच्चे हैं, टैलेंटेड बहुत ज्यादा है, एडेप्शनल एडवांस थिंकिंग है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए, अब जो करिकुलम हम क्या करते हैं, हम सेम करिकुलम हर एक बच्चे को देते हैं, लेकिन हर एक बच्चे का आईक्यू अलग अलग है। तो आप इनको सेम करिकुलम कैसे दे सकते हो? इंटेलिजेंस एग्जिस्ट ऑन अ स्पेक्ट्रम। कुछ लोग डिसेबल्ड में है, कुछ लोग गिफ्टेड हैं, कुछ लोग एवरेज हैं, बट यू आर गिविंग द सेम करिकुलम टू एवरी काइंड ऑफ चाइल्ड, तो काम तो खराब हो गई। तो इस वजह से इनके बेसिस पर हमें हर एक बच्चे के लिए अलग अलग करिकुलम बनाना चाहिए, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं, जब हम पेपर 2 पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, तो वहां पर हमें अलग अलग कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। एक होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IED कहा जाता है इसको, कि हर एक बच्चे के लिए, हर एक बच्चे के हिसाब से आप उनके लिए एजुकेशन करिकुलम बनाइए, ठीक है। दिस इज वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमने इंटेलिजेंस के बारे में सबको देखने की कोशिश की। तो ये एक लेक्चर और होगा जहां पर हम टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, हमारा जो मेन फाउंडेशन बैच है जहां पर हम इन्हीं टॉपिक्स को और डिटेल में करेंगे, वो 11th में से स्टार्ट होने वाला है। दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट। आप देखेंगे हर साल जो टॉपर्स हैं वो हमारे फाउंडेशन बैच, हमारे मेंटरशिप बैच से ही निकल के आते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इन दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।